बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ क्लास का। और वैसे तो ये जैसे कि आपको मालूम है कि नाइन्थ क्लास के लिए चैप्टर से हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है, लेकिन ये जो टॉपिक एक्चुअल में हमने स्टार्ट किया है ये इक्वली इम्पोर्टेंट है आपका जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए भी। ग्रेजुएशन के अंदर भी जो बूलियन अलजेब्रा है और मास्टर्स क्लासेस के अंदर भी बूलियन अलजेब्रा जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और उसके अलावा है तो फिज़िक्स के अंदर भी खैर इसका चूँकि फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा लिंक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का असल में ये सब्जेक्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। हम लोगों ने इसको यानी इतना आसान करके इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मास्टर्स लेवल में जाकर स्टार्ट करते हो उससे पहले आप उनको पढ़ा भी नहीं होता। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर जो भी पढ़ाने वाला होता है वो करा तो इस तरीके से रहा होता है कि जैसे लोगों को सारा ही पता है। ठीक है, तो बेसिक्स जो कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते बच्चे या जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं, उनको समझ भी नहीं लगती। फिर उनको ट्यूशन लेनी पड़ती है, फिर हज़ारों रुपए उसके ऊपर खर्च करने पड़ते हैं और फिर 100 मसले मसाइल और इस तरीके से जो डिग्री है वो एक मुसीबत बन जाती है। ठीक है, यानी एक तो बंदा होता है ना कि इतने हम मार्क्स लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको तो यानी इंटर वाले मैट्रिक वाले को ये नहीं पता कि इंटर में क्या मुश्किल है, इंटर वाले को ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन के अंदर क्या मुश्किल है, ग्रेजुएशन वाले को नहीं पता कि मास्टर्स में क्या मुश्किल है। फिर वो नहीं जानता, बस ये शौक होता है कि मैट्रिक कर लिया ना तो इंटर में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। फिर इंटर वाले कहता है कि अच्छा ग्रेजुएशन में चूँकि यूनिवर्सिटी में चला जाता है तो ज़्यादा जहन होता है तो वहाँ ज़्यादा मेहनत करेंगे। उसे लगता है मास्टर्स वाले में जाएंगे तो तब मेहनत करेंगे। मास्टर्स वाला बड़ा एक मेच्योर बंदा होता है, तो उसे फिर लगता है कि नहीं एम के अंदर चूँकि रिसर्च होती है तो एम में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। एम तो बस ऐसे ही है, वो तो रिसर्च वर्क होता नहीं है। तो पीएचडी में जो कि रिसर्च होती है, टोटल आपने रिसर्च करनी होगी, पढ़ाई वाला काम होता नहीं है इसके अंदर, तो वहाँ मेहनत करेंगे, रिसर्च पेपर छापेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो ये एक पूरी सीरीज चलती है जो इंसान अपने आप को तसल्लियाँ देता रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन चीज़ों को समझें और जो वक्त है जहाँ पर है उसको उसी टाइम से आप उसको स्टार्ट करें, तभी आप उसको जो फ़ायदा है वो आप उससे ले पाएंगे। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से पहला है बूलियन अलजेब्रा होता क्या है जी। सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे, फिर बूलियन कॉन्स्टेंट क्या होता है, फिर बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बूलियन फंक्शन हम किसे कहते हैं, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, मिन टर्म्स क्या होती हैं, मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, ये हम इस सीरीज़ के अंदर आज हम ये स्टडी करेंगे। तो पहली चीज़ है बूलियन अलजेब्रा। तो आइए इसको देख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या है। स्विचिंग अलजेब्रा इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में ये डेफिनेशन है, यानी स्विचिंग अलजेब्रा इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। स्विचिंग अलजेब्रा से क्या मुराद है, यानी ऐसा अलजेब्रा जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में एज अ स्विच जो आप यूज करते हो, ऑन ऑफ। स्विच का क्या काम होता है, एक ऑन होना, इस चीज को ऑन करना या उसको ऑफ करना। तो वो जो स्विचिंग अलजेब्रा है उसी को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, बूलियन अलजेब्रा कहा जाता है। तो बूलियन अलजेब्रा इज द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। जो भी आप डिजिटल सिस्टम एक प्रैक्टिकल फॉर्म में बनाने जा रहे होते हो, तो उसकी जो एक आप कह लो कि थ्योरी है, तो जो थ्योरी होगी वो उसकी फाउंडेशन है उस प्रैक्टिकल वर्क की जो आप इसकी मदद से करने जा रहे होते हैं। तो डिजिटल जो सिस्टम है उसकी जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है उसको बूलियन अलजेब्रा कहा जाता है। इट इज़ अ टूल फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ लॉजिकल सर्किट। लॉजिकल सर्किट ये वही एक्चुअल में स्विच होता है जो कि आपका जिस चीज़ को ऑन ऑफ करने में आप यूज़ कर रहे हो, तो ये जो लॉजिकल सर्किट होगा उसके डिज़ाइन और एनालिसिस करने का एक टूल है, उसको बूलियन अलजेब्रा कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा, ये इसके दोनों नाम हैं, और स्विचिंग अलजेब्रा ये भी इसका एक नाम है। बूलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बूली इन 1854। तो ये पर्सन है जिसने इसको इन्वेंट किया था 1854 के अंदर, और आज हम देख लें कि 2019 के अंदर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। यानी ये नॉलेज जो है ये उसके ऊपर रिसर्च होती रहती है, फिर नई नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन बड़े बेसिक्स एक इन्वेंशन होती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर रिसर्च उसको आगे लेकर जाती है। तो वो लोग तो चले जाते हैं जिसने उसको इन्वेंट किया था, वो तो चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन उसकी आने वाली फिर नस्लों के लिए वो एक संग बुनियाद या एक जो आप कह लें कि एक राह हमवार कर जाता है, जिससे फिर वो चलकर फिर वो आगे पहुंच सकते हैं। तो ये था जी बूलियन अलजेब्रा बेसिक। अब आ जाता है बूलियन कांस्टेंट, ये इसका अंदर टर्म यूज होगी आगे।
इन बूलियन अलजेब्रा 0 and 1 आर कॉल्ड बूलियन कांस्टेंट। बूलियन अलजेब्रा जितना भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर आप दो ही नंबर देखेंगे, दो ही बाइनरी नंबर देखेंगे। इसको इस वजह से बाइनरी अलजेब्रा भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो नंबर होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ये जो स्विच है उसकी दो में से कोई एक स्टेट होगी, या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा, ठीक है। तीसरी कोई स्टेट उसके अंदर नहीं होती, इसी वजह से इसको बूलियन अलजेब्रा को बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। उसके अंदर दो आते हैं नंबर, एक 0 होता है और एक 1 आता है। वो कहते हैं आर कॉल्ड बूलियन कांस्टेंट्स वेयर 0 मींस फॉल्स एंड 1 मींस ऑन या ट्रू। आप यहाँ पे क्योंकि पीछे फॉल्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे इसको ट्रू कर लीजिए, ठीक है। और आप इसको फॉल्स कह सकते हैं 0 को, या इसको ऑफ भी कह सकते हैं, और जो 1 है इसको आप ऑन भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद है जी बूलियन वेरिएबल्स, लिटरल्स इन द बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशंस, लिटरल इन बूलियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। जो लिटरल होता है, एक लिटरल कहते हैं, असल में लिटरल ही वेरिएबल को कहा जाता है। तो जो भी एक सिंबल हम यूज करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट हर जगह पे नहीं आने, वहाँ पे हम उसको वेरिएशंस देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं कि वैल्यू जब इसकी कोई सी भी आ सकती है, जब वैल्यू चेंज हो जाएगी किसी भी एक पर्टिकुलर जो आपने एक क्वांटिटी सेट की होती है, तो उसका मतलब है उसमें वेरिएशन की स्टेट मौजूद है, तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। चेंज हो जाए, कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता, और जो वेरिएबल है वो होता है जो चेंज हो जाता है। लिटरली द बूलियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। अ लिटरल इज अ सिंगल वेरिएबल इन द बूलियन एक्सप्रेशन। एक जो लिटरल होता है वो एक सिंगल वेरिएबल होता है बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर। अ लिटरल मे बी नेगेटेड यानी नेगेटिव और नॉन नेगेटेड पॉजिटिव वेरिएबल नेम। ये जो लिटरल होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। लिटरल क्या है, लिटरल हम किसको कह रहे हैं, लिटरल हम वेरिएबल्स को कह रहे हैं। और ये जो लिटरल होगा ये एक सिंगल जो भी आपके पास एक सिंबल यूज हो रही होगी, जिसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू होगी, या तो वो 1 होगी या ट्रू होगी। बाद में कांस्टेंट ही बनता है, इसके अंदर कोई ना कोई जब एक वैल्यू आ जाएगी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात करते हैं तो इसमें यानी अगर 1 हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0 फिर उसका नेगेटिव होगा, तो इस तरीके से होगा। यानी एक्चुअली जिनको कॉम्प्लीमेंट्स कहा जाता है ये वो आएंगे। और नीचे एग्जांपल दी हुई है, जैसे f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो f है ये असल में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर x प्लस वाई जो कि यहाँ पर और ऑपरेशंस यहाँ पे लगाया गया है, प्लस और ऑपरेशन होता है, और इसमें x प्लस वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो x और y है ये एक्चुअल में लिटरल्स हैं, ये दो लिटरल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। यानी x की कोई वैल्यू हो सकती है, y की भी कोई वैल्यू हो सकती है, तो ये यहाँ पर दो लिटरल्स हैं जिनको हम x और y कह रहे हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा है जी बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन कांस्टेंट एंड बूलियन वेरिएबल या बूलियन लिटरल्स। तो जो बूलियन कांस्टेंट होते हैं और जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बूलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू, अगर हम a प्लस 1 करते हैं तो ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल वेरिएबल्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर भी एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिलकर भी एक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लिटरल्स मिल जाएंगे, दो या दो से ज़्यादा कांस्टेंट मिल जाएंगे, या इनका कोई कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन। वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, वो एंड फॉर्म में हो सकता है, वो और फॉर्म में हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो सकता है, वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है जिसको आपने इवेलुएट करना होता है। तो आपको जब क्वेश्चन आता है बूलियन अलजेब्रा का, तो उसके अंदर असल में आपको बूलियन एक्सप्रेशन ही गिवन होते हैं। उस बूलियन एक्सप्रेशन को या तो आपने सिंप्लीफाई करना होता है, या उसकी कोई ना कोई वैल्यूएशन जो होती है वो करनी होती है। तो ये f इज इक्वल टू जैसे a प्लस 1 लिखा हुआ है, ये भी एक बूलियन एक्सप्रेशन है, और f इज इक्वल टू a डॉट b जो लिखा हुआ है ये डॉट है, एक्चुअली में एंड ऑपरेशन है, ये इसको रिप्रेजेंट करे, आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन बन जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन को ही असल में बूलियन फंक्शंस कहा जाता है। बस ये होता है कि उसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी उसके अंदर जो लिटरल्स होते हैं वो ब्रैकेट में लिख दिए जाते हैं, और एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है उसको लिखने की जिसमें उसको लिखा जाता है। तो असल में जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं वही बूलियन फंक्शंस भी होते हैं। अब बूलियन फंक्शन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन। ये जो बूलियन फंक्शन होता है ये बूलियन एक्सप्रेशन ही होता है, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय f, जिसको f यूनिट फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बूलियन
function may be in two variables as well as in more than two variables. ये जो boolean function होगा ये दो वेरिएबल्स में भी हो सकता है, दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल्स में भी हो सकता है. Each boolean function evaluates to either true or false. ये जो boolean जो फंक्शन होगा ये ट्रू भी हो सकता है, evaluate होगा तो या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा. फॉर एग्जांपल जैसे f of x, y अगर हम इसको लिखते हैं तो ये एक फंक्शन है. ओके, यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर इनको जो उसके वेरिएबल्स थे वो आपने यहाँ पे बता दिया और इज इक्वल टू करके आगे आपने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया. तो ये पूरे का पूरा एक क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा. यानी कि आपको ये बता रहा है कि जो f है वो एक फंक्शन है, फंक्शन यानी बूलियन फंक्शन, उसका एक नाम है f, आप इसको भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे. और उसके बाद इसके वेरिएबल्स यहाँ से पता चल रहा है कि कितने वेरिएबल्स का ये फंक्शन होगा. ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है. आगे इसकी कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन सकता है, वो एंड के साथ भी बन सकते हैं, वो और के साथ भी बन सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट के साथ भी बन सकते हैं, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है. तो ये एक बूलियन फंक्शन कहलाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, वो है प्रोपोजिशन और मीन टर्म और मैक्स टर्म और पीओएस और एसओपी फॉर्म. तो प्रोपोजिशन क्या है, ये वर्ड है प्रोपोजिशन, ये प्रेपोजिशन नहीं है. इंग्लिश के अंदर एक टर्म होती है प्रेपोजिशन, जो ऑन ऑफ एंड और अपॉन अंडर ओवर जो होता है उसको प्रेपोजिशन कहा जाता है. ये वर्ड है प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन, a statement which either evaluates to true or false is called proposition. यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि इवेलुएट्स होगी तो या तो उसका आंसर ट्रू में आएगा या उसका आंसर फॉल्स में आएगा. तो ट्रू या फॉल्स में आएगा, इसके अलावा कोई और उसका आंसर ना आए तो वो फिर प्रोपोजिशन कहलाती है. उस वाली टर्म को प्रोपोजिशन कहा जा सकता है. ये लॉजिकल जो आपके पास ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर भी यानी आपकी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं. जो लॉजिक्स पढ़ाई जाती है बाज़ दफ़ा, यानी आप देखिए कि बिजनेस जो होता है उसके अंदर भी लॉजिक्स पढ़ाई जाती है. तो उसके अंदर असल में लॉजिक क्या है, कुछ भी नहीं है, सारे के सारा बूलियन अलजेब्रा होता है. सिर्फ उसकी होती है जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो इस फॉर्म में लिखी जाती है कि उनके इवैल्यूएशन और एक्सप्रेशंस करके कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं जिससे वो बात अगले बंदे को समझ नहीं आती. ठीक है, लेकिन होता सारे का सारा वो बूलियन अलजेब्रा ही है. अच्छा जी, तो अब इसमें देखें कि फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4 लिखा हुआ है यहाँ पर. तो अभी 2 + 2 = जो 4 है, ये 4 आया. अब ये या तो इसका स्टेटमेंट का आंसर ट्रू है तो या स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स है. तो इसका मतलब ये एक पूरे के पूरी जो है ये एक प्रोपोजिशन है. अब ये जो प्रोपोजिशन होती है ये कांस्टेंट से भी मिलके बन सकती है, ये जो प्रोपोजिशन होती है ये वेरिएबल से भी मिलके बन सकती है, जो प्रोपोजिशन होती है ये अल्फाबेट से भी मिलके बन सकती है, ये जो प्रोपोजिशन होती है ये कोई ना कोई आप कह लो कि एक सेंटेंस हम लिखते हैं तो उससे भी बन सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से यानी ये बनेगी. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. इस्लामाबाद ही कैपिटल है पाकिस्तान का. और ये बात, अब इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो ये ऑब्वियसली ट्रू है, जैसा कि इसका आंसर भी ट्रू आता है. ईरान इज पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री. पाकिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री है वो ईरान है. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो नेबर में आता है, यानी और भी कंट्रीज हैं नेबर के अंदर, 4 कंट्रीज बताए जाते हैं. तो जो ईरान है ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक नेबरिंग इस्लामिक कंट्री है. तो ये जो है ये अभी अगर मतलब सेंटेंस लिखा हुआ था, तो जो सेंटेंस है ये एक प्रोपोजिशन है. उसके बाद आपके पास ये भी है सेंटेंस है तो ये भी प्रोपोजिशन है. ये एक आपके पास कांस्टेंट से एक स्टेटमेंट बनाएगी तो ये भी एक प्रोपोजिशन है. इसी तरीके से मीन टर्म. मीन टर्म्स क्या होता है? मीन टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लिटरल्स. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, एक जैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे. तो ये जो प्रोडक्ट्स होता है इनको मीन टर्म्स कहा जाता है. यानी डिस्टिंक्ट जो लिटरल्स होंगे उनका प्रोडक्ट्स, यानी जो वेरिएबल्स होंगे, बूलियन वेरिएबल्स होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको कहा जाएगा कि ये क्या है, ये लिटरल्स कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल x.y.z, ये जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये चूंकि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है यहाँ पे, यानी x.y.z. ठीक है, तो इसमें डॉट आ रहा है. डॉट तो यहाँ मतलब ये होगा कि एंड ऑपरेशन है, ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर है. तो ये पूरे का पूरी जो एक स्टेटमेंट होगी इसको हम क्या कहेंगे, ये एक मीन टर्म कहलाएंगे. ये एक मीन टर्म कहलाएंगे. मीन टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. मीन टर्म्स जो कि m से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें से m लेते हैं. मैक्स टर्म भी वैसे m से स्टार्ट होता है लेकिन उसके लिए हम कैपिटल M लेते हैं. तो इसको जो मीन टर्म्स होती हैं उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं. और जितनी भी मीन टर्म्स एक जो भी आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर या तो मीन टर्म्स होंगे या मैक्स टर्म होंगे या दोनों होंगे. ठीक है, तो अब
अगर तो प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है तो जो भी एक पूरे का पूरा एक प्रोडक्ट गिवन है उसको हम कहेंगे ये पहली मिन टर्म है, उसको हम M1 कह देंगे, जो दूसरी होगी उसको हम M2 कह देंगे, फिर M3 कह देंगे, और इस तरह जितनी भी इतनी ज़्यादा जो है वो मिन टर्म्स हो सकती है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितनी ज़्यादा मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी उससे आपका जो सर्किट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, और आपकी इवन जो इवैल्यूएशन है वो भी उसके लिए जो है वो थोड़ी मुश्किल होती चली जाती है। उसके बाद आ जाता है मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म इज द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट लिटरल्स। ये प्रोडक्ट था, ये सम है। यहाँ पे आप गौर करें तो सिर्फ इसका फर्क है यहाँ पे सम का, और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर जो है यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का लफ्ज़ आया, तो ये प्रोडक्ट है डिस्टिंक्ट लिटरल्स का और ये सम है डिस्टिंक्ट लिटरल्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कोई एक्स वाई जी है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इनका सम दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इनको ऐड कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये और ऑपरेशंस हैं, ये एंड ऑपरेशंस हैं, तो ये मैक्स टर्म्स कहलाएंगे। तो मैक्स टर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसको मैक्स टर्म रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए M1 M2 M3 और इस तरीके हम सो ऑन इसको लेके चलेंगे। ये मोटरवे नहीं है M1 M2 वाली, ये क्या है यहाँ पर, ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो मोटर के हिसाब से याद रखें, मोटरवे के ऊपर M1 M2 M3 होता है, वो मैक्स टर्म्स होती है। ठीक है, तो आते जाते आपको ना जहाँ घर ईद वगैरह पे जाएं या इधर उधर, तो आपको ये याद रहेगा कि ये इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी एसओपी और पीओएस फॉर्म के ऊपर। एसओपी स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये असल में ना कुछ एक्सप्रेशंस होंगे जो आपके पास बाद में गिवन होंगे, तो यानी ये मेन टर्म्स जो दी गई होती है हम इनका सम कर सकते हैं, या जो मैक्स टर्म्स दी होती है हम इनका प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ये असल में इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स जब आप कंबाइन कर लोगे तो वो या तो एक फॉर्म आपके पास बनेगी एसओपी फॉर्म, या वो बनेगी पीओएस फॉर्म। और ये जो एसओपी और पीओएस फॉर्म होती है असल में इन्हीं को आपने बूलियन अलजेब्रा के अंदर आगे जाके इवेलुएट करना होता है, और इनका कोई ना कोई एक फाइनल आंसर निकलेगा। अगर हर एक लिटरल्स को कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी जाए तो आखिर पे जो इसका आंसर निकलेगा या तो वो ट्रू निकलेगा या फॉल्स निकलेगा। ठीक हो गया, और अगर उसके अंदर आंसर आपके पास जो हर लिटरल्स की वैल्यू नहीं मिली तो कम से कम उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उसको शॉर्ट हैंड किया जा सकता है, उसको ट्रुथ टेबल की मदद से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो जितनी भी टर्म्स आपको यहाँ बताई गई हैं ऐसे नहीं है, आगे सारी की सारी इस्तेमाल होनी है, यूज होनी है। ध्यान से कान खोल कर आपने इसको समझ लेना है। ये छोटे बच्चों कह रहा हूँ, जो बड़े हैं वो तो फिर बड़े हैं ना जी। और एसओपी जो है आपके पास यहाँ पे देख लो कि एसओपी स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं इनको एसओपी कहा जाता है। एसओपी ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। एसओपी यहाँ पे क्या है बूलियन अलजेब्रा के अंदर, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स दिए गए होंगे और उनका सम, वो एक एसओपी फॉर्म बन जाएगी। यानी जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा या तो वो एसओपी फॉर्म में होगा या वो पीओएस फॉर्म में होगा, या वो एसओपी फॉर्म में होगा या वो पीओएस फॉर्म में होगा। लेकिन ये तभी होगा जब एक से ज्यादा मिन टर्म्स या एक से ज्यादा मैक्स टर्म्स दी गई हो। तो अगर एक है तो फिर तो वो या तो मैक्स टर्म है या वो मिन टर्म है। जब भी एक से ज्यादा मिन टर्म्स या जब भी एक से ज्यादा मैक्स टर्म्स होंगी या वो एसओपी फॉर्म होगी या वो पीओएस फॉर्म होगी। तो यानी आप कह लें कि जो बूलियन अलजेब्रा होता है या वो मिन टर्म होता है या वो मैक्स टर्म होता है या वो एसओपी होता है या वो पीओएस होता है। ये बात अगर आपको पता नहीं समझ लगी, ये लगी, यानी अगर कोई चीज, कोई एक्सप्रेशन यानी बूलियन एक्सप्रेशन अगर वो एसओपी नहीं है और वो पीओएस भी नहीं है तो या फिर वो क्या है, मिन टर्म है या वो मैक्स टर्म है। और वो कहता है कि नहीं वो मिन टर्म मैक्स टर्म नहीं है और एक्सप्रेशन भी ज्यादा लिखी हुई है, इसका मतलब या वो एसओपी फॉर्म है या वो पीओएस फॉर्म है। अब अगर आपसे पूछे अच्छा बताओ अगर वो मिन टर्म मैक्स टर्म नहीं है तो एसओपी है या पीओएस है, तो वो सिर्फ देख के बताया जा सकता है। यानी आप उसको एक्सप्रेशंस को देखेंगे, अगर वहाँ प्रोडक्ट्स का सम लिया गया है तो फिर वो एसओपी है, और अगर वहाँ प्रोडक्ट लिया गया है सम का तो फिर वो पीओएस है। तो यहाँ पे आप इसको देख लें, गिवन है यहाँ पे कि boolean expression, it is a boolean expression in which the sum of the mean term is represented। यानी mean terms जो होती हैं यानी जो उनका प्रोडक्ट है उसका सम लिया गया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे f ऑफ x y, यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ से वेरिएबल्स पता चलते हैं। तो जो भी f ऑफ x के साथ यहाँ पे लिखे गए होंगे, अगर वो x और y जैसे इस तरह ABC हो सकते हैं, इस तरह XY हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इस तरीके से। तो अगर वो 2 हैं तो 2 वेरिएबल्स में वो एक्सप्रेशन है, 3 है तो 3 के अंदर हो जाएगा, 4 है तो 4 में हो जाएगा, 5 है तो 5 में हो जाएगा। वेरिएबल्स की तादाद भी कोई सी भी हो सकती है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जैसे ये x है तो x के ऊपर ये बार आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो इस बार का ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी x कॉम्प्लीमेंट y। अब ये देखें ये प्रोडक्ट है यानी x और y आपस में मल्टीप्लाई, x का कॉम्प्लीमेंट और
वाई जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस एक्स और वाई, यानी जो एक्स है और वाई है वो भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनका सम ले लिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्या बन गई है, एसओपी फॉर्म बन गई है, यानी ये आपके पास प्रोडक्ट था, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया। आगे एक और भी है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट लिया गया, तो ये पूरी की पूरी क्या है, ये एक एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट, इनका हमने क्या ले लिया, सम ले लिया, तो ये एसओपी फॉर्म है। उसके बाद आपके पास आ जाती है पीओएस फॉर्म। पीओएस स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अब उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली सम्स कुछ दिए गए होंगे, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। It is a Boolean expression in which the product of max term is represented, यानी इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है मैक्स टर्म्स का, मैक्स टर्म्स क्या होती है, सम होता है, तो उनका प्रोडक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, अब यहाँ पे देखें इसको सम कर दिया गया, तो ये सम है, ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी मैक्स टर्म हो गई। उसके बाद ये जो है ये भी मैक्स टर्म है, ये क्या है, एक्स बार यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई, ये भी क्या है, ये भी मैक्स टर्म है। तो इन सारी तीन मैक्स टर्म्स यहाँ पे दी गई हैं, तीनों मैक्स टर्म्स के दरमियान आप देखें इन दो के दरमियान भी डॉट है और इन दो के दरमियान भी डॉट है, तो इसका मतलब मैक्स टर्म्स का आपने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिया। तो ये जो प्रोडक्ट आपने लिया है एक्चुअल में यही इसकी पीओएस फॉर्म कहलाती है। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ लगी होगी यहाँ तक कि ये क्या कहा जा रहा है। और ये थी आज की वीडियो जो कि इंट्रोडक्शंस था इसका सिर्फ बूलियन अलजेब्रा का, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपने पूरी देखी हो ध्यान से देखिए तो, और अगर अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर लें और शेयर कर लें दूसरों के साथ जिनसे आपको लगता है कि फ़ायदा हो सकता है, और अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर आप उसको कर लें डिसलाइक, और कमेंट्स में बता दें किस वजह से डिसलाइक किया है। और उसके अलावा वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को भी आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर होती रहे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का आपका।